हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था जो कि पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट हो चुका है। सो आज हम न्यू टॉपिक अंडर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले आपको गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ना जरूरी है। फिर आपको समझ में आएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में डिस्कस करूंगी, यानी आज के पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जो लास्ट के 3 है वो डिस्कस करूंगी। तो यहीं से पता चलता है कि टोटल 6 गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बिल्कुल देसी सी ट्रिक मैंने बनाई है जिससे कि मैंने याद किए हुए हैं ये। अब आपको अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं बकवास सी लगती है, तो आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, बट बिलीव मी बहुत ही सिंपल है और याद भी रह जाता है, इससे काम बढ़िया चल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या याद रखना होता है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में, एक तो नाम और हर एक गवर्नर जनरल के अंडर क्या क्या चीजें हुई। क्वेश्चन आ जाता है कि सती का अबॉलिशन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, तो आप क्या टिक मार्क करेंगे? 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, है ना। तो गवर्नर जनरल का नाम, उनके टाइम के इवेंट्स और इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, बूढ़ी मम्मी आई एक हफ्ता दौड़ी। बूढ़ी मम्मी आई एक हफ्ता दौड़ी, ये आपको फर्स्ट अल्फाबेट सबके याद रखने हैं। नाउ बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकाल्फ, ए फॉर ऑकलैंड, ई फॉर एलनबर्ग, एच फॉर हार्डिंग एंड डी फॉर डलहौजी। अब कोशिश नहीं करना कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि मुझे आज ही याद करने हैं। देखिए टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा। 2-3 बार जब आप रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अच्छा, बूढ़ी मम्मी आई एक हफ्ता दौड़ी, खुद से आप बोलेंगे बेंटिक, मेटकाल्फ, ऑकलैंड, एलनबर्ग, हार्डिंग, डलहौजी। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे इवेंट्स के साथ साथ में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम ये जानते हैं कि हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक पहुंचे कैसे। हम तो गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए? देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब है जो बंगाल आपको पता है वेस्ट बंगाल है, बिहार उड़ीसा के क्षेत्र हैं, बांग्लादेश, ये सारा पहले एक ही हुआ करता था बंगाल। फिर बाद में धीरे धीरे तोड़ के अब सिर्फ वेस्ट बंगाल बच गया है। ठीक है, तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उसके बाद पहले कौन थे गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसमें जो बंगाल का एरिया था, जो मतलब वहां का गवर्नर होता था, वो बंगाल के एरिया के साथ साथ आसपास का एरिया भी गवर्न करेगा। इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? यहाँ पे चलिए ऊपर चलते हैं वापिस। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लेकिन उसके बाद जिस टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, एक नया एक्ट आ गया जो कि था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी पावर्स, उनका टेरिटरीज, जो क्षेत्र था वो और एक्सटेंड कर दिया गया और ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी इंडिया को गवर्न करने का काम अब इनके पास आ गया। पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ पावर्स थी। ठीक है, नाउ अब जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ऐसे ही होगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसरॉयज का कंसेप्ट हम जब बाद में पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी, है ना, ताकि आपका एक बेस जो है वो क्लियर रहे। अब मैंने आपको क्या बताया कि पहले 3 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी के बाद में। ठीक है, तो ये है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड की बात करें तो 1828 से 1834 तक का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, अब कुछ इवेंट्स इनके टाइम में हुए वो थोड़ा सा पढ़ेंगे जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला है मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड अमंगस्ट ऑल द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें। ठीक है, मुझे बार बार लिखना होता है तो मैं एक चीज बार बार रिपीट करना फिर मुश्किल आती है, तो इसलिए ऐसे लिखा है, आप अपने हिसाब से देख लें। सबसे लिबरल आप समझते हैं, मतलब उदार थे, एनलाइटेंड मतलब अच्छी नेचर के थे, चीज़ों को समझते थे, अंडरस्टैंडिंग थे, अपनी चलाने वाले नहीं थे। अदरवाइज ब्रिटिशर्स का ऐसे रहता है कि वो इंडियंस को कुछ भी नहीं समझते थे, बहुत इंफीरियर समझते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। तो ये काफ़ी एनलाइटेंड और लिबरल गवर्नर जनरल थे, जितने भी रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन सब में। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे,
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ लिया। अब इनके टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए जहां से क्वेश्चन आता है। अबॉलिशन ऑफ सती 1829। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अबॉलिशन ऑफ सती जब हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना होगा, ठीक है। अगर अबॉलिशन ऑफ सती आता है 1829 तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1828 से 34 तक का टाइम पीरियड विलियम बेंटिक का था, तो इनके टाइम में हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये जो ड्यूरेशन है ना, ये भी याद करनी है। फाइन। सेकंड है यहाँ पे पॉइंट, सुप्रेशन ऑफ ठगी। ठगी क्या होता है कि कोई चल रहा है, उसको ठग दिया, उसके पैसे लूट लिए, वही ठगी होती है, ठीक है। तो 1830 में जो ठगी सिस्टम था इसको काफी हद तक सुप्रेस कर दिया गया, विच एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 450 ईयर्स। 450 साल के आसपास तक का टाइम पीरियड था जो जिसमें ये ठगी चलती रही, किसी ने सुप्रेस नहीं किया। बट विद द हेल्प ऑफ विलियम हेनरी स्लीमैन ठगी को सुप्रेस किया गया अंडर विलियम बेंटिक। कब? 1830 में। नेक्स्ट आता है रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो मॉडर्न अभी आज के डेट में जो वेस्टर्न एजुकेशन आई है उसके फादर माने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इनके टाइम में खोला गया था, कैलकाटा में खोला गया था, 1835 में खोला गया था। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ 1831 में विलियम बेंटिक के अंडर हुई थी। ही अपॉइंटेड इंडियंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। आपको पता है ना कि एक जो इंडियन होगा उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो सोल्जर्स की बात करें, सेम पोस्ट पे है एक इंडियन एक ब्रिटिशर, तो ब्रिटिशर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा सेम उसी काम के लिए जिसके लिए इंडियंस को कम पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मिलिट्री लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, भत्ता देने में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अब इन्होंने क्या किया कि इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सुप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसको मार देते थे, तो वो चीज इन्होंने बंद करवाई कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लिबरल थे, एनलाइटेड थे, सब में अच्छे थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये अबॉलिशन ऑफ सती 1829, सुप्रेशन ऑफ ठगी 1830, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहते हैं, याद रखना है। पहला मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में 1835 में किसके टाइम में खोला गया, याद रखना है। ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इतना इनमें से नहीं आता। तो 3-4 पॉइंट्स जो कि आपको रखने ही पड़ेंगे याद, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, बट अभी हमें विलियम बेंटिक के बारे में और भी पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं एंड इसे मैं 2 पार्ट्स में आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी। पहला पार्ट यानी कि जो आज वाला पार्ट है इसमें हम फर्स्ट 3 पढ़ेंगे, राइट। तो राइट नाउ हम विलियम बेंटिक ही पढ़ रहे हैं, इनके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स बचते हैं, उसके बाद ये 2 पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। अगर आप अभी तक मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाते आए हैं तो काफी अच्छे नोट्स आई बिलीव आपके बन गए होंगे। आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे, काफी बढ़िया सिलेबस आपका, काफी बढ़िया पॉइंट्स आपके उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है मैसूर वॉज एनेक्स्ड अंडर हिज प्रेसिडेंसी। जिस टाइम पे विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसी टाइम पे मैसूर जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है उसे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर किया था। बैंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या होता है, बलि देना, इंसान की बलि देना, तो वो चीज इन्होंने बंद करवाई। आपको पता है ब्रिटिशर्स वैसे सुपरस्टिशंस को नहीं मानते थे और इंडिया में सुपरस्टिशंस अभी तक माने जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम पहले पत्थर मारते हैं ना उस रास्ते पे, उसको क्रॉस कराते हैं, फिर खुद चलते हैं, किसी के आने का इंतजार करते हैं। तो सुपरस्टिशंस तो चलिए हम मानते भी हैं कि चीजें होती हैं, तो बट ब्रिटिशर्स उस टाइम से ही इन चीजों को नहीं मानते थे, है ना। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस, बलि एंड ऑल, अगर आप देखेंगे आसपास में देखती हूँ तो अभी भी पशुओं की बलि एंड ऑल ये सब होता ही है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ही ब्रॉट नंबर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सामाजिक स्तर पर और एजुकेशनल शैक्षिक स्तर पर काफी ज्यादा सुधार लेकर आए। तो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अबॉलिशन ऑफ सती 1829, सुप्रेशन ऑफ ठगी 1830, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में, फादर ऑफ इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। तो पहले वाले जो थे ना विलियम बेंटिक जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो उनमें बहुत कुछ था हमें पढ़ने के लिए। अब ये आ गए बाद वाले 2 यानी कि सेकेंड एंड थर्ड, इनमें 2-3 चीजें हैं, एक चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ बूढ़ी मम्मी आई, बूढ़ी से बेंटिक, मम्मी से मेटकाल्फ, सर चार्ल्स मेटकाल्फ। टाइम की बात करें 1834 से 1836 तक का इनका टाइम पीरियड था और इनके टाइम की एक ही चीज है जो याद रखने वाली है, बट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट। जो प्रेस एक्ट लगा था उसको लिबरेट करने वाले ये माने जाते हैं। लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट क्वेश्चन एज इट इज आता है तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेटकाल्फ या सर चार्ल्स मेटकाल्फ, बिकॉज ही सपोर्टेड न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया।
एक्चुअल में जो प्रेस एक्ट था ना, उसमें इंडियन प्रेस पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन नया प्रेस लॉ आया और उसको सर चार्ल्स मेटकाल्फ ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो काफ़ी एक कहते ना रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो चीज़ें प्रेस जो इंडियन प्रेस था उसके ऊपर से हट गई सारी रिस्ट्रिक्शंस। इसीलिए इन्हें कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट, क्योंकि इन्हें नया जो प्रेस लॉ आया था, प्रेस समझते ना जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती है, तो जो नया लॉ आया उन्होंने मेटकाल्फ ने इसको सपोर्ट किया था, इसीलिए फिर ये बन गए लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट। क्वेश्चन एज इट इज आता है, बस इनके टाइम का एक ही इवेंट है। ठीक है, अब हम पहुंच गए थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ओर, जिनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। बूढ़ी मम्मी आई, बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकाल्फ एंड ए फॉर ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड 1836 से 1842 तक का इनका टाइम पीरियड था। अब देखिए इनका अगर आप स्किप भी कर देना तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि अपने उसमें टाइम में कि कभी आया हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए, तो यहाँ से क्या ही क्वेश्चन डालना। सो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से 1842 तक इनके टाइम पीरियड में हुई थी। लोकेशन मतलब कहाँ पे हुई थी ये वॉर? अफगानिस्तान में हुई थी। अफगान विक्टोरियस प्रूव, मतलब अफगानिस्तान के जो लोग थे वो जीत गए, ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये हार गई। एंड इट प्रूव टू बी अ ग्रेट ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और भारत में ब्रिटिशर्स की जो वो था ना प्रेस्टीज, समझते हैं आपके घमंड, रुतबा, एक रुतबे के ऊपर गहरी चोट रही, क्योंकि इंडिया में पता चल गया कि अफगानिस्तान में तो ब्रिटिशर्स हार गए और यहाँ पे तो खुद को बहुत सुपीरियर बनते हैं, तो उनके प्रेस्टीज पे बहुत बड़ा धब्बा हो गया ये। ठीक है, नाउ डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839। हमने अभी क्या पढ़ा कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ विलियम बेंटिक के टाइम में हुई थी। सो उन्हीं रंजीत सिंह की डेथ 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो देखिए छोटा सा टॉपिक था, मैं बार बार कहती हूँ नोट्स बनाए, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। देखिए फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पढ़ना है विद ट्रिक, हमें पढ़ना है। ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है, अगर आपको नहीं ध्यान तो एक बार फिर से इसकी रिवाइज कर लेते हैं। बूढ़ी मम्मी आई, एक हफ्ता दौड़ी। बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकाल्फ, ए फॉर ऑकलैंड, ई फॉर एलनबर्ग, एच फॉर हार्डिंग एंड डी फॉर डलहौजी। तो बेंटिक, मेटकाल्फ एंड ऑकलैंड ये तीन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एलनबर्ग, हार्डिंग और डलहौजी के साथ। इसी के साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैसे बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे बने। इसी के साथ बताया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन थे? विलियम बेंटिक। अब देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। एंड ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। सो फर्स्ट हमारा आता है लॉर्ड एलनबर्ग, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनका टाइम पीरियड था 1842 से 1844 तक। अब इनके टाइम में एक ही चीज जो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ही अबॉलिश्ड स्लेवरी। 1843 में स्लेवरी सिस्टम, इन्होंने जो स्लेव्स का सिस्टम होता है वो बंद करवाया था। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर। इनके टाइम में जो सिंध है वो चार्ल्स नेपियर ने अपने अंडर किया था। इसी के साथ वो बने थे पहले गवर्नर सिंध के। एंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज एंडेड। पिछले जो हमने पढ़े थे उनके टाइम में एंग्लो अफगान वॉर हो रही थी, यहाँ पे एंड हो गई। इससे पहले वाले कौन थे? बूढ़ी मम्मी आई, ऑकलैंड। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया चार्ल्स नेपियर वाला। आपने याद रखना है कि पहले गवर्नर सिंध के कौन थे? चार्ल्स नेपियर थे। सिंध इन्होंने एनेक्स किया था, लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम में बने थे। नेक्स्ट आती है लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए इनके बारे में भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें 1844 से 48 तक का इनका टाइम पीरियड था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच इस टाइम पीरियड में हुई थी। एंड ब्रिटिशर्स डिफीटेड सिख्स। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सिखों को हरा दिया था, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। एक युद्ध होता है, एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, ऐसे ही होता है। उसके बाद एक पीस ट्रीटी होती है दोनों के बीच में, वही ट्रीटी थी हमारी लाहौर की संधि। ठीक है, इस चीज को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉर्स वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हमारा आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि देखिए हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ने काफी अच्छे काम किए हैं, तो फिर उसलिए ये जाने जाते हैं। चलिए अच्छे भी नहीं कह सकते, लॉर्ड डलहौजी तो सबसे बुरे काम के लिए फेमस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, बट काफी ज्यादा इवेंट्स इनके टाइम में हुए, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ? सबसे पहला मेन पॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
1848 में डलहौजी ने स्टार्ट किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये होता क्या है, वैसे तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, 1857 रिवोल्ट मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पॉलिटिकल रीजन जो है एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी रहा, वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया था। नहीं आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? If an Indian ruler died without male heir, his kingdom would lapse and automatically becomes part of company's territories. अगर कोई भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है और कोई मेल वंशज नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है उनका, ठीक है, अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा ही वंशज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है बिना वंश के, बिना वंशज के, बिना, समझ रहे हैं आप, उत्तराधिकारी के, यस उत्तराधिकारी इज द करेक्ट वर्ड, अगर ऐसा होता है तो उसका किंगडम, उसका साम्राज्य डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि स्टेट का नाम और सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, मतलब कौन बेचारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स के पास फंस गया है ना, वो सब कुछ। तो सबसे पहले आता है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है 1848 में, जैतपुर प्लस संबलपुर 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश में है सोलन में 1850, उदयपुर राजस्थान 1852, झांसी 1853, नागपुर महाराष्ट्र 1854। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, सब्सिडी अलायंस सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो पहले दो थे ना, एलनबर्ग एंड हार्डिंग, इनके बारे में ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इनके बारे में काफी कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए, लॉर्ड डलहौजी का ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इनके टाइम पे और क्या हुआ था, ही अबॉलिश्ड टाइटल्स एंड पेंशन सिस्टम। जो टाइटल हम लगाते थे ना पहले, उसको इन्होंने बंद किया, हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए थे। पेंशन सिस्टम इन्होंने बंद किया, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा। विडो रिमैरिज एक्ट 1856, विडो रिमैरिज समझते हैं ना कि अगर कोई विधवा है, उनकी फिर से शादी करनी है, तो ये एक्ट जो है 1856 में आया। उससे पहले तक ऐसा नहीं होता था, ठीक है। विडो है वो सती हो जाती थी। सती किसने बंद किया? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में, ठीक है। सो विडो रिमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद विद्यासागर। इनकी हेल्प से इन्होंने ये चीज बंद करवाई थी। नेक्स्ट आता है वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854, ये भी जो है हमारे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। ये है एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म, शिक्षा से संबंधित कुछ सुधार थे। एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन वर्नैक्युलर, वर्नैक्युलर होता है लोकल भाषा, तो शिक्षा जो है वो लोकल भाषा में दी जानी स्टार्ट की गई, क्योंकि था क्या ना, ब्रिटिशर्स चाहते थे यहाँ पे इंग्लिश आए। अब जिन बच्चों के घरों में अपनी लोकल भाषा बोली जाती है ना, वो कैसे डायरेक्टली इंग्लिश पे आएंगे? उनको पहले हिंदी बोलना तो सिखाओ, उनको पहले लोगों से कम्युनिकेट करना तो सिखाओ, तभी वो इंग्लिश तक पहुंच पाएंगे। तो बस ये चीज थी कि अब शिक्षा जो है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में देनी स्टार्ट की गई, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉलेज के बारे में बात करें, बट लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट। ओके, सो ही एस्टेब्लिश्ड रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ आईआईटी रुड़की। एक्चुअली ही नहीं बोल सकते, उनके टाइम पीरियड में जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है ये बना, जो कि आज की डेट में आईआईटी रुड़की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ? रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस, जो रेलवे सिस्टम थी वो इंट्रोड्यूस की गई। पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली। फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। जो रेलवे सिस्टम है इंडियन ज्योग्राफी में काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रेल एंड रूट्स सब कुछ मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आता है पोस्टल एक्ट 1854। आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि विडो रिमैरिज एक्ट कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में पास हुआ? वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में आया? आईआईटी रुड़की किसके टाइम में बना? रेलवे सिस्टम किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको वहां पे सही जो है ऑप्शन है वो टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टल एक्ट 1854, इनके टाइम में आया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड, पीडब्ल्यूडी हम बोलते हैं ना, वो पीडब्ल्यूडी में काम करता है, तो वो पीडब्ल्यूडी जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो उनके टाइम में आया। गंगा कैनाल 1854 में बनी थी, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, बाद में तो इसका यूज बढ़ता गया, बट इनिशियली इरिगेशन के लिए बनी थी। इंडियाज फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन जो कि 1853 में स्टार्ट हुई थी कलकत्ता से आगरा तक, इनके टाइम पीरियड में बनी थी। संथाल अपराइजिंग्स 1855-56 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुई थी। चार्टर एक्ट 1853 इनके टाइम पीरियड में आया था, तभी तो ये बाद में क्या बन गए थे? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। 1852 में इनाम कमीशन भी इनके टाइम पीरियड में आया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनाम कमीशन किसके टाइम पीरियड में आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा? गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया विद ट्रिक, बूढ़ी मम्मी आई 1 हफ्ता दौड़ी, ठीक है, सिंपल। आपने ट्रिक याद कर ली। और गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की क्या ट्रिक थी? हज चले जाओ, वकार भाई मुस्लिम हो आप। और गवर्नर्स ऑफ बंगाल की तो ट्रिक ही नहीं चाहिए, उसमें तो है क्या याद करने को, है ना।
तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।